हेलो दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर से आप सभी का इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग गति को लेकर बात कर रहे थे। गति में हमने फर्स्ट नियम जान भी लिया था, जड़त्व का नियम। क्या होता है जड़त्व का नियम, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम गति के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा सामने, हम लोग आज गति के दूसरे नियम की और तीसरे नियम की बात करेंगे। फर्स्ट नियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जान लिया है, जड़त्व के बारे में। जड़त्व तीन प्रकार से था दोस्तों, स्थिरता का, गतिशीलता का और दिशा का जड़त्व हमने अच्छे से जाना था। आज हम गति के दूसरे तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। गति का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, वो एक मैथमेटिकल चीज़ लिखी हुई है, देखिएगा। हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से ना हो, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो, पर दोस्तों पेशेंस रखिएगा, हर चीज़ समझ में आएगी। याद कीजिए, मैंने कहा था आपको कुछ टर्म्स पढ़ाई थी, संवेग, त्वरण वगैरह। मैंने कहा था कि ये गति के नियम में काम आने वाली है। तो दोस्तों, वो टाइम आ गया कि वो बातें हमारे यहाँ पे यूज होने वाली हैं। देखिएगा, फोर्स, बल। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल, फोर्स मतलब बल, संवेग में परिवर्तन की दर के, पी क्या था दोस्तों, संवेग, संवेग में परिवर्तन dp अपॉन dt या डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो किसी भी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये कौन सा नियम कहता है, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में आरोपित बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो p क्या था, संवेग, dp अपॉन dt मतलब परिवर्तन की दर आ रही थी, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये गति का कौन सा नियम बताता है भाई, सेकंड लॉ बताता है, द्वितीय नियम बताता है। और याद कीजिए, संवेग के बारे में हमने जाना था, संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। हमने सेकंड लास्ट वीडियो में जाना था संवेग के बारे में कि p संवेग, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेलोसिटी को गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, संवेग। तो संवेग की जगह क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मात्रक भी जाना था, देखिए kg होता था द्रव्यमान का, तो वेग मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की जगह चाहूँ तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। संवेग की जगह क्या रख दिया, मास इनटू वेलोसिटी। और याद रखिए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव्यमान निश्चित राशि, इसलिए बाहर निकल गई। अवकलन किसका होगा दोस्तों, v का, वेलोसिटी का। इसलिए मैंने मास को कहाँ निकाल दिया, बाहर, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, मास हमेशा क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है। तो मास बाहर निकल गया, इसका एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि का अवकलन नहीं होता। मास बाहर निकल गया तो वेग का क्या होगा, अवकलन। वेग में परिवर्तन हो गया है, मास तो चल रहा था, और वेग में परिवर्तन दर, एक्सीलरेशन, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, त्वरण। क्योंकि त्वरण की परिभाषा हमने जानी थी, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। लास्ट वीडियो में हमने जाना त्वरण के बारे में, वो दोनों बातें जान चुके हम, संवेग और त्वरण। यदि दोस्तों वो नहीं देखिए तो प्लीज़ पहले रिक्वेस्ट है उन वीडियो को देखिएगा। तो संवेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब dv अपॉन dt की जगह मैं क्या रख सकता हूँ दोस्तों, एक्सेलरेशन a रख सकता हूँ, त्वरण रख सकता हूँ। इसलिए मास का एक नया फॉर्मूला आ गया, ma। बल क्या होता है, ma, मा होता है, F बराबर ma। तो भाई बल के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे आया, ये द्वितीय नियम कहता है किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। ये गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन बल के बराबर। तो संवेग की वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होते हैं। संवेग का मान कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो p की जगह कितना रख दिया, m गुणा v। मास भाई बाहर आ चुका है स्थिर राशि होने की वजह से, वेग का क्या हो गया, अवकलन। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। इसलिए f का फॉर्मूला क्या हो गया, ma। ये गति का कौन सा नियम है दोस्तों, द्वितीय नियम। गति का दूसरा नियम सीधा सीधा पूछ लें तो ये कहलाता है F बराबर dp अपॉन dt या F बराबर ma होता है। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, वेग में परिवर्तन, यदि ये टाइम ज़्यादा होगा, आपको पता है किसी ज़्यादा बड़ी राशि का भाग लगेगा तो ये वैल्यू कम आएगी, आसान सी बात है भाई। t ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए 3/2 था, और 3/2 वैल्यू पता नहीं क्या थी, एक से ज़्यादा थी, पर इसमें इस नीचे वाली को बढ़ाया तो एक ही आ गया, और ये ज़्यादा थी। इसका मतलब जो ही नीचे वाली को बढ़ा रहे तो रिजल्ट ओवरऑल क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यदि टाइम को बढ़ा दिया जाए तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। यदि ज़्यादा टाइम लिया जाए, टाइम बढ़ा दिया जाए तो बल क्या होगा, कम होगा। क्यों समझा रहा हूँ कि दोस्तों देखिएगा, पहला एग्जाम्पल ये कि क्रिकेट मैच में जब एक फील्डर
जब आपके पास कैच आ रही हो तो उसके पास, तो कैच पकड़ते वक्त अपने हाथों को कैच के साथ अपने बॉल की दिशा में पीछे लेके जाता है। वो पीछे क्यों लेके जा रहा है दोस्तों? उसका टाइम बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? टाइम, समय बढ़ा रहा है। और तो क्यों बढ़ा रहा है? उसको पता है यदि समय बढ़ा दिया जाएगा तो बल कम लगेगा हाथों पे, भाई आपका जो फोर्स लगने वाला है वो कम लगेगा, दर्द का कम अनुभव होगा। कई आपने देखा होगा यार मेरे हाथों में बॉल पकड़ने पे, कैच पकड़ने पे दर्द, क्यों कई लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे ऐसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं देते, जहाँ ही बॉल आ रही है पकड़ लेते हैं वहीं पे। इसका मतलब टाइम नहीं दे रहे तो बल ज़्यादा लगेगा, आसान सी बात है, दर्द होना है हाथों में। और यदि वो बॉल आ रही है, कुछ अच्छे आपको यदि इंटरनेशनल क्रिकेट देख लो, मोस्टली सभी लोग जब कैच पकड़ रहे होते हैं अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं। पीछे इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहे हैं। हमें पता है यदि टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साइंस तो रोम रोम में बसी। उस फील्डर को बेशक साइंस नहीं पढ़ी हो, क्या संवेग होता है उसको नहीं पता, गति का द्वितीय नियम क्या होता है पता नहीं है, पर वो कैच पकड़ता है तो पीछे लेके जाता है। उसका लॉजिक दोस्तों यही था कि वो टाइम बढ़ा के फोर्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। समझ में आया होगा? तो इसलिए दोस्तों जब भी साइंस पढ़ो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, अच्छे से देखो। साइंस तो वैसे भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, तो इतना हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इतनी बड़ी कि हम लोग साइंस से डरे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो साइंस से डर रहे होते हैं दोस्तों। उसका साइंस से डरने के पीछे एक ही लॉजिक था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो रटने के पर्पज से पढ़ा, कॉन्सेप्ट के लिए बेस नहीं पढ़ा उसको। तो देखिएगा यहाँ पे हमने देखा टाइम क्यों बढ़ रहा है? फोर्स कम लगने के लिए। इसीलिए क्रिकेट मैच में जब खिलाड़ी कैच को पकड़ रहा होता है तो बॉल की दिशा में ही पीछे लेके जाता है हाथ को। ऐसा नहीं है बॉल आ रही है तो आगे लेके जाए, बॉल जिस दिशा में जा रही है पीछे लेके जाएगा हाथ को। यही मैंने एग्जाम्पल लिखा। तो दूसरा एग्जाम्पल बात करूँ, आपने देखा भी होगा कभी कभार मिट्टी पे गिरना आसान है या पत्थर पे? तो इसलिए बात है मिट्टी पे, क्योंकि मिट्टी पे दर्द कम होता है। क्योंकि टाइम मिट्टी में जब धंस रहे हो या मिट्टी नीचे धंसने की कैपेसिटी रखती है, जो आप मिट्टी पे गिर रहे हो ऊपर से, तो वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है नीचे सतह तक जाने के लिए। इसलिए मिट्टी पे गिरना आसान है बजाय किसके? पत्थर पे। गिरना तो दोनों पे आसान है भाई, जिसने डाल दिया तो गिर गया। दर्द की बात करूँ, किस में दर्द कम अनुभव होता है? मिट्टी पे। क्यों होता है? मिट्टी में जब आप सतह पे, किसी ठोस सतह पे जाने से पहले मिट्टी को टकराते हो तो मिट्टी से ठोस सतह का संपर्क होने में क्या लग जाता है? टाइम मिल जाता है। वो टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो फोर्स क्या लग जाएगा? कम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं गति के तीसरे नियम को। कौन से नियम को दोस्तों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया के विरुद्ध हमेशा क्या होती है दोस्तों? प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का कौन सा नियम कहलाता है? तीसरा। देखो ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया गति का कौन सा नियम होता है? दूसरा या तीसरा या पहला? तो कौन सा होता है दोस्तों? तीसरा। जड़त्व का कौन सा होता है? पहला नियम होता है। संवेग से संबंधित कौन सा होता है? सेकंड नियम होता है। तो याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया गति का कौन सा नियम है? तीसरा। ये कहता है किसी भी क्रिया के प्रति क्या होती है? विपरीत अनुक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यदि आप किसी को, आजकल नॉर्मली बात है, अरे दोस्तों याद करने की कहाँ जरूरत है, किसी के थप्पड़ लगा दो, क्रिया कर दो, तो अपोजिट वो भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया करके देता है थप्पड़ लगा के आपके। वो जमाना गया गांधी जी का, जो एक गाल पे थप्पड़ लगाने दूसरा गाल निकाल देते। आज वो जमाना है, आज तो हर बात पे क्या होती है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। दोस्तों इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान सा था। यदि हम बचपन में थे तो बचपन में जब गाड़ी चला रहे होते थे ड्र ड्र, तो लास्ट में मतलब क्या कर रहे होते थे? उनमें क्या कर, जब घुमाव आती तो पीछे ऐसे घूमते थे, अपने आप को, शरीर को बाहर निकालते थे। तो वहाँ पे भाई कौन सा नियम लग रहा था? दिशा का जड़त्व। तो इससे मैं समझाना चाह रहा हूँ, हर चीज़ हम बचपन में जो साइंस नहीं पढ़े तो भी लगा रहे थे, वहाँ पे जड़त्व लगाए। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, जो कोई घुमाव आता था तो अपने शरीर को बाहर क्यों निकालते थे। और याद कीजिए, घुमाव आता है, गाड़ी बाहर क्यों निकल रही थी? दिशा का जड़त्व था, कल हमने जाना था। बात कर लेते आज किसके बारे में? देखिएगा, बंदूक से हम कई बार बचपन में गोली चलाते थे तो डक 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 करके पीछे कंधे को लेके जाते थे, क्योंकि जब बंदूक आगे चला रहे पीछे कंधे को ले जाने का क्या लॉजिक था? वहाँ पे हमें नहीं पता था क्या क्रिया होती है क्या प्रतिक्रिया। पर बंदूक की गोली जब आगे जा रही है, क्रिया आगे हो रही है, तो बंदूक भी पीछे झटका लगाती है हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो एग्जाम्पल हो गया, बंदूक से गोली चलाने पर कंधे पर विपरीत दिशा में क्या लगना? बल लगना। जब बंदूक, आपने देखा होगा जवानों को यहाँ पे बंदूक, यहाँ पे अच्छी चीज़ लगाई जाती है कंधे पे, क्योंकि वहाँ पे झटका महसूस होता है कि कंधे को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है कंधे को लेके, वरना नॉर्मल हर आदमी गोली चला सकता, बंदूक चला सकता है। पर याद रखिएगा, बंदूक चला रहे हो तो उसमें भी कुछ साइंस का लॉजिक लगता है। वो कौन सा लॉजिक चल रहा है? गति का तीसरा नियम, कि आप क्रिया के विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रिया। बंदूक से जैसे गोली निकलती है, वो गोली जिस वेग से जा रही है उतना झटका आपको पीछे भी लगाती है, इसलिए क्रिया के विपरीत क्या हुई? वहाँ पे भी प्रतिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल, रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान, रॉकेट जब छोड़े जाते हैं तो उससे नीचे से
गैस से निकल रही होती है, वो गैस इतनी तेज गति से निकल रही होती है कि वो उसको अपोजिट बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करती है। तो रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान जो गैस निकलती है, आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग के समय वीडियो आ रहे होते हैं कि रॉकेट लॉन्च हुआ है, मंगलयान लॉन्च हुआ है वगैरह, तो वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही होती है। जब उसको प्रक्षेपण किया जाता है स्टार्ट में, वो गैस निकल रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अपोजिट क्या लगा रही है, बल लगा रही है। इस वजह से वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने में उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। तो रॉकेट प्रक्षेपण में भी गति का कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, तीसरा। बंदूक से गोली चलाने पे पीछे झटका लगाती है कंधे पे, वो कौन सा नियम, गति का तीसरा नियम दोस्तों। सेकंड नियम की बात करूं, क्रिकेट कैच करने के से पीछे अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, क्योंकि उस समय उससे टाइम कम कर रहा है, मतलब फोर्स को कम लगा रहा है। तो दोस्तों गति का दूसरा और तीसरा नियम अच्छे से समझ में आया होगा। गति का दूसरा नियम संवेग से लेके था कि संवेग में परिवर्तन फोर्स के बराबर होता है, यह गति का दूसरा नियम था। संवेग की वैल्यू हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी रखने पे मास कांस्टेंट के रूप में बाहर आया dv/dt, और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, इसलिए फोर्स बराबर ma आ चुका है। ये गति का दूसरा नियम था, एग्जाम्पल हमने जाने। साथ ही में हमने गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जाना। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान वो गैस निकलती है, वो अपोजिट बल लगाती है, इसका मतलब क्रिया के विपरीत क्या हुई है, प्रतिक्रिया। इस तरीके बंदूक से गोली चलने पे कंधे पे विपरीत दिशा में बल लगाना, मतलब वो भी क्या हुई है, प्रतिक्रिया हुई है, क्रिया के विपरीत। इसी तरीके से आपने देखा होगा नाव चलाते समय जो नाव सवार हो, तो कप्पू सा जो आपके उसके डंडा से होता है, उससे पानी को पीछे धकेलता है। पीछे किस लिए धकेलता है, पीछे धकेलेगा तो पानी भी विपरीत दिशा में नाव पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो नाव कहाँ चली जाएगी, थोड़ी सी आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ गति के दोनों नियम समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि नहीं भी समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स पे डालिए। यदि दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।